हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से अपने चैनल फिजिक्स नेट जी पे स्वागत करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आइए आज इसके कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं ग्राफ वगैरह। तो हमने पिछले क्लास में ये सीखा था कि एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो ये डायरेक्शन रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इस पॉइंट ओ पे। ठीक, तो क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज और मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आज हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। क्या ग्राफ को ड्रॉ करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाई एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाई एक्सिस पे, और ये आर जो डिस्टेंस है चार्ज से उसको एक्स एक्सिस पे पुट करते हैं। तो ये वाला जो ओरिजिन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर दोनों का वैल्यू 0 होगा। तो जैसे ही इसमें जैसे ही आर इज इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, देखिए कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल करके क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरीके का वैल्यू आएगा आर इज इक्वल टू 0 पे। फिर क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे कि जब हम यहां से बहुत दूर चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा कि क्यू अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। आर का वैल्यू इन्फिनिटी का स्क्वायर करेगा, इन्फिनिटी समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी को ये करता है, लाई करता है, या फिर कहेंगे अनडिफाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसी पॉइंट पे जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, उसी पॉइंट पे उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अनडिफाइंड होता है या फिर बहुत बड़ा वैल्यू होता है। और जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे, जैसे आर इज इक्वल टू कोई और वैल्यू ले लीजिएगा, आर इज इक्वल टू कोई और वैल्यू लीजिएगा, आर का वैल्यू आपका, आर का वैल्यू 5 आर अगर लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 25 आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा है उसका 1/25 टाइम्स छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, 1/25 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 25 टाइम्स कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से आर इज इक्वल टू 5 आर पे। ठीक, इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि 0 पे इन्फिनिटी, बहुत बड़ा वैल्यू, 0 पे इन्फिनिटी। ऐसा लग रहा है कि जो आर इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इसके साथ कहीं पे ऐसे लग रहा होगा कि टच कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली टच नहीं करता है, इन्फिनिटी पे टच करता होगा। हमको अगर दिखाना है तो हम ग्राफ को ऐसे बना देते हैं, थोड़ा पैरेलल कर देते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे घटेगा। ठीक है, और यही घटते 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 जब हम आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो ये वैल्यू घट करके ऐसे लगेगा कि इसके साथ कोइंसाइड कर गया। ठीक, ऐसे इसको आप मिला लीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ई इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर के। वैसे भी आपको हम बताए होंगे कि y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा ऐसा होता है, और y इज इक्वल टू ये 1/x का, और y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना, ये ऐसे होता है। ठीक, मतलब x जैसे जैसे बढ़ता है
बाई का वैल्यू बहुत तेजी से घटता है, और इसमें क्या है एक्स और ये वाई है। इसमें क्या है कि एक्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वाई स्लोली घटता है, धीरे धीरे घटता है। इसलिए इसका ग्राफ बहुत तेजी से ऐसे नहीं होता है, डिप नहीं होता है, धंसा हुआ नहीं होता है। और इसका ग्राफ क्या होगा ना, वाई एक्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बहुत तेजी से एक्स एक्सिस की ओर टच करता हुआ दिखता है। इसलिए थोड़ा ज्यादा दबा हुआ ग्राफ होता है किसका, 1/x² का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ये ग्राफ रहा। यहाँ पे E0 और R0 दोनों जीरो है, ठीक है। लेकिन R इज इक्वल टू 0 पुट करने पे ये ग्राफ लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लाइंस को टच कर जाएगा आगे। आगे देखिए ये पैरेलल दिख रहा है, तो लग रहा है कि टच करेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसलिए R इज इक्वल टू 0 पे E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्फिनिटी, R इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। और कोई भी वैल्यू पे R के और कोई वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको R डिस्टेंस पे पाया जाएगा उससे कम होगा। जैसे देखिए E इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R पे R इज इक्वल टू R पे KQ/R², R इज इक्वल टू 5R पे, यहाँ से 5 गुने डिस्टेंस आगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिएगा तो KQ²/25 आ गया। तो मान लीजिए कि R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और R इज इक्वल टू ये, अगर ये 5R डिस्टेंस है, ये 5R डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका 1/25 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये वैल्यू जो है इससे छोटा है। तो यही ग्राफ E वर्सेस R का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का, ठीक है। इसको नोट करिए, ये मैंने हिंट के लिए बता दिया। 1/x का ग्राफ ऐसे होता है और x² का ज्यादा दबा हुआ रहता है, ठीक है। ये तेजी से ये इसके साथ टच करे, एक्स एक्सिस के साथ टच करने की जब कोशिश करिए तो 1/x² का, और ये स्लोली ऐसे टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो y इज इक्वल टू 1/x का ये ग्राफ होगा, ठीक। नोट करिए। देखिए बोर्ड के लिए वेक्टर फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म फाइंड करिए, इन वेक्टर फॉर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से अज्यूम कर रहे हैं Q चार्ज को, इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे है, अवे फ्रॉम द चार्ज है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाता उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि ये होता है KQ/R², ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को R वेक्टर एज्यूम कर लेंगे। ये क्या है, R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। यहां से इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं ना, इसको अगर हम O बोले या इसको हम B बोले, ठीक। तो इसका पोजीशन B का पोजीशन वेक्टर A के रिस्पेक्ट में क्या है, R वेक्टर है, क्या है, R वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किस वेक्टर के डायरेक्शन में लिखना है, तो देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है R वेक्टर के डायरेक्शन में है। R जो पोजीशन है B का A के रिस्पेक्ट में, वो कैसे है, ऐसे है, यहाँ से ऐसे है इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में हमारा फील्ड है। R वेक्टर ऐसे है और उसी डायरेक्शन में फील्ड है। तो हमें मान लीजिए गिवन है R वेक्टर गिवन है, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है। तो कोई भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर लिखना है, टर्म दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है R वेक्टर के टर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है अगर R वेक्टर के टर्म में, तो क्या लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू जिस डायरेक्शन में लिखना है ना उसका यूनिट वेक्टर, उसका R कैप से उसको इनटू कर लीजिए, E.R कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को R वेक्टर के डायरेक्शन में लिखना है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इनटू कर लीजिए आर वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, आर यानी पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इनटू करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आर वेक्टर के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमें ये काम करना है। अब देखिए आप पढ़े होंगे वेक्टर के कॉन्सेप्ट में कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाई उस वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो यही काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, आर कैप को वैल्यू हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एरो का साइन नहीं देंगे, सिंपली आर लिखेंगे तो ये बतलाता है मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का वैल्यू कितना मैग्नीट्यूड है इसका। तो ये चीज आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर यूनिट वेक्टर आर लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर आर को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा कि क्यू अपॉन नीचे में आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो आर का पावर 2 + 1 3 और ऊपर में क्या हो गया आर वेक्टर, ठीक है ना, ऊपर में आर वेक्टर हो जाएगा। या फिर इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू अपॉन ये मॉडुलस ऑफ आर हुआ, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है, और इसका पावर 3 मतलब इसका क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, वेक्टर फॉर्म है, जिसमें मैग्नीट्यूड ये हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो वेक्टर आर के डायरेक्शन में। वेक्टर आर का डायरेक्शन कैसे है, तो ऐसे है, यहाँ से इस लाइन को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग और ए से अवे फ्रॉम द चार्ज। आर वेक्टर कैसे है, तो चार्ज से दूर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हुआ डायरेक्शन, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, आप इसको नोट करिए। तो आइए अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। मतलब ढेर सारे चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हेडिंग लगाइएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास गिवन है कि एक चार्ज Q1 है जो यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, Q3 यहाँ है, Qn यहाँ पे है, मतलब ढेर सारा चार्ज है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे फाइंड करना है O पे। तो इस लाइन को मिलाइए पहले, ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 की वजह से O और पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट और O को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग होगा और अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 बोल रहे हैं, Q2 के कारण O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके मिलाने वाले लाइन के अवे होगा, क्योंकि Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में E2। Q3 के कारण भी इसके मिलाने वाला लाइन के इधर हो जाएगा, ये हो गया E3, और Qn के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा En, ठीक है। सबको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि ये एरो उसके वेक्टर को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इसके कारण इसके मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग है और इससे दूर है। Q3 के कारण ऐसे है, ठीक है, E3 इस डायरेक्शन में, Q4 Qn के कारण इधर है, इसको मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग और इससे दूर। तो यहाँ पे O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सबका सम, सबका वेक्टर सम, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो सबका वेक्टर सम कर लीजिए। तो E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1
प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड नहीं करना है, मैग्नीट्यूड को कब ऐड करते, सब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है, जब एक डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं, तो नेट वैल्यू आ जाता है या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है, और उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, सारा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो सबका डायरेक्शन या रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन वही होगा जो बाकी सारा वेक्टर का। लेकिन यहाँ पे देखिए E1 ऐसे है, E2 ऐसे, E3 ऐसे है, En ऐसे है, तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, जब भी ऐड करेंगे ना तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो आपको क्या मिलेगा, नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उस पॉइंट पे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बोलता है कि अगर ढेर सारे चार्ज वहाँ पे मौजूद है तो किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है वैल्यू या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर लिख कर दीजिए, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका सम कर दीजिए, तो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। तो आइए अब इस पे बेस्ड हम वारी वारी से क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप का। एक दो टाइप का क्वेश्चंस आपको हम इसमें क्या बोलते हैं कूलम्स लॉ में बताए थे, ठीक है, उसको छोड़ करके फिर बाकी नेक्स्ट टाइप का अलग वेराइटी का क्वेश्चन करेंगे। चूंकि कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो न्यूमेरिकल्स है ना काफ़ी सिमिलर होता है, काफ़ी सिमिलर होता है, तो इसीलिए जो टाइप हमने वहाँ बता दिया है उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पे हम बताएंगे, अब उसको छोड़ करके दूसरा टाइप बताएंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जेईई मेन के वो करेंगे। तो आइए इसको आप नोट करिए, हम मिटाएंगे एंड देन अब प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चूंकि यहाँ पे गिवन है दो चार्ज, क्या क्या गिवन है, टू चार्जेस, एक का मैग्नीट्यूड Q है दूसरे का 4Q है, आर प्लेस्ड एट R डिस्टेंस, मतलब एक Q और दूसरा 4Q R डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखा गया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, टू चार्जेस यहाँ पे कर लीजिएगा, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकेम जीरो। मतलब बोल रहा है क्या कि एक Q चार्ज है और दूसरा 4Q है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। बोल रहा है कि इस लाइन पे वो पॉइंट बतलाइए जहां पे ये दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाए, ठीक है ना। इस लाइन पे वो पॉइंट बताइए कि कहाँ पे वो पॉइंट होगा कि इसके कारण और इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो जीरो हो जाए। तो बारी बारी से हम चेक करेंगे कि इस चार्ज के इधर होगा वो पॉइंट, इस चार्ज के उस साइड में होगा या फिर बीच में होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। ये पॉइंट हमने अज्यूम किया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण अगर हम E1 बोल रहे हैं, किसके कारण, Q चार्ज के कारण E1, और 4Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसको हम E2 एज्यूम कर ले रहे हैं। तो Q के कारण पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर इसका डायरेक्शन होगा ना, तो E1 का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इस Q चार्ज से दूर। E2 भी पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी 4Q भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इससे दूर हो जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो E2 इससे दूर। अब देखिए दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है E1 और E2, इसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो संभव नहीं है। तो यहाँ पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ये संभव ही नहीं है कि जीरो हो। अब इसी तरीके से हम इधर चेक करते हैं, इधर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये पॉजिटिव है तो इसके कारण
इससे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम E1 बोले थे, तो E1 का डायरेक्शन इधर होगा। और 4Q भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे भी इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो इधर ही E2 हो जाएगा। ठीक है, तो E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए ये यहाँ पे भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये संभव नहीं है कि जीरो हो जाए। दो वेक्टर जब एक डायरेक्शन में होगा तो उसका सम जीरो कैसे होगा? उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए या ऑब्ट्यूज एंगल पे होना चाहिए, 90 से बड़ा होगा दो वेक्टर के बीच में एंगल, तभी जीरो संभव है। तो यहाँ और यहाँ तो नहीं संभव है। अब बीच में एक पॉइंट चेक करने के लिए रह गया, तो बीच में देखिए हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। यहाँ पे जब पॉइंट हम अज्यूम करेंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण इस पॉइंट पे, तो इससे दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा E1 इस डायरेक्शन में। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा 4Q के कारण बोल रहे हैं E2, तो इससे दूर हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, E2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांस है, चूंकि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ गए? दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे संभव है कि जीरो हो जाए। तो देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे ये नेट इज इक्वल टू, किसी एक डायरेक्शन को क्या करिएगा, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लीजिए। तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, कि ये वाला वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो डायरेक्शन होगा या मैग्नीट्यूड होगा, इसका वैल्यू हम पॉजिटिव साइन में लेंगे, इधर हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लिखेंगे क्या, E1 प्लस दूसरा जो E2 है, क्या लिखेंगे, E1 इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, प्लस दूसरा E2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 इधर है, E2 इधर है। इसका नेट क्या हो जाएगा, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, अब बोल रहे हैं हमें क्या, कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो कर दिया। इसको जब जीरो करेंगे तो E2 को उस तरफ कर लीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, E1 इज इक्वल टू E2, क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू E2 मिलेगा। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो K इंटू इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो जाएगा KQ अपॉन ये वाला डिस्टेंस। तो ये देखिए टोटल R है, ये वाला हम डिस्टेंस को x अज्यूम कर लिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इससे इस बिंदु पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा टोटल R, ये x। ठीक है, ये हो गया आपका x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस एक्स, के क्यू अपॉन क्यू से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखेंगे k इंटू इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, k इंटू 4Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस, तो R माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, k से k, q से q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, R माइनस एक्स यहाँ पे 1 है, तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स। अब क्या करिए, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, तो इधर हो जाएगा R माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन लेंगे, तो R माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक बार हम प्लस 2x लिए, तो R इज इक्वल टू हो गया 2 + 1 3x। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू, इधर आएगा तो हो जाएगा R/3। ठीक, तो एक रिजल्ट तो ये आया। दूसरा, एक बार हम +2 लेकर के सॉल्व किए, एक बार -2 भी लेकर के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इधर से देखिए स्क्वायर हटाइएगा ना, तो इधर प्लस माइनस 2x हो जाएगा। तो प्लस तो लेकर के सॉल्व कर लिए, एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, तो R इज इक्वल टू माइनस 3x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -R/3। देखिए -R/3 का मतलब क्या है, यहाँ से
हमने x इधर अज्यूम किया पॉजिटिव, तो माइनस x का मतलब हुआ कि आपका जो पॉइंट है इधर कहीं आएगा, तो ये तो संभव नहीं है, ये रिजल्ट संभव नहीं है। इस साइड में तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, इस साइड में भी नहीं जीरो होगा। तो इस पॉइंट का इस से जो डिस्टेंस है वो x है, और x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आया है r/3। मतलब ये अगर 3 मीटर का है तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इस चार्ज से 1/3 यूनिट आगे होगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा ना वो Q और 4Q के बीच में ही होगा। कितना डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से r/3 डिस्टेंस पे, तो टोटल r था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2r/3 डिस्टेंस पे, r माइनस r/3 करिएगा तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r/3। तो क्या है x इज इक्वल टू r/3 डिस्टेंस पे, और ये हो जाएगा इधर से ये वाला डिस्टेंस r माइनस r/3 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 2r/3 डिस्टेंस पे यहाँ से O का पोजीशन होगा। ठीक है, तो यही बताना था कि वो O पॉइंट का पोजीशन बताइए। वो पॉइंट का पोजीशन Q से r/3 डिस्टेंस पे, यहाँ से 2r/3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, और आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। देन इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एक रिंग चार्ज के कारण उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, और फिर अलग अलग लाइन चार्ज के कारण, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। फिर सर्कुलर ये शेप का अगर चार्ज है, ठीक है, कोई शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कारण उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये फाइंड करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय। आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लगे, हमारा ये टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे, तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।